गुड इवनिंग ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं HPPGT बीएड पोर्शन का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में दे रखा है, जिसमें दो वेरिएबल्स आते हैं, पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वाले जो वेरिएबल्स हैं जैसे क्रिएटिविटी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, इंटेलिजेंस क्या है? ये कैप्चर करती है कोई भी इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है या कोई भी जो पर्सन है, मतलब वो क्या कर सकता है ना। और जबकि अगर पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के बारे में हम बात करें, ये डिस्क्राइब करता है जो भी किसी व्यक्ति की बिहेवियरल टेंडेंसी है ना। मतलब हम सिंपल सेंस में ये बोल सकते हैं कि पर्सनैलिटी हो गया कि किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को जो करना पसंद है। ओके, तो इंटेलिजेंस बुद्धि मतलब जो वो कर सकता है, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व मतलब जो वो करना चाहता है ना। ये तो बिल्कुल एक सिंपल चीज़ आ गया, बट पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस इससे कहीं बढ़कर है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें इसके अंदर आती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, अगर नॉर्मली हम क्लासरूम के बारे में देखें तो वहाँ पे बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना, उससे हम बच्चे की इंटेलिजेंस को, बुद्धि को रिलेट करते हैं। ठीक है, पर जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो सिर्फ एकेडमिक तौर पर ही नहीं है, उससे भी काफ़ी बढ़कर है, काफ़ी एडवांस टर्म है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो है वो इंटेलिजेंस आ जाता है, विच अफेक्ट स्कूलिंग, है ना। स्कूलिंग को इफेक्ट करता है, जैसे अभी मैंने एकेडमिक्स के बारे में बात की। तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। बुद्धि हम किसे कहते थे? जैसे मैंने कहा, इंटेलिजेंस सिर्फ एक सिंपल सेंस में हम एकेडमिक से रिलेट करते हैं, बट इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं, कोई एक डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग लोगों ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, जैसे कहा जाती है, इट इज़ द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। जो भी नॉलेज, ज्ञान को आप एक्वायर करते हो, उसे अप्लाई करते हो, उसे बुद्धि कह दिया। मतलब मैं बिल्कुल सिंपल सेंस में अगर बताऊं, तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी एरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके किचन में, रोड पे, एकेडमिक्स में, कहीं पे भी। ओके, उस प्रॉब्लम को जब आप इफ़ेक्टिव वे में सॉल्व कर पाते हो, तो हम उसे किसका नाम दे देते हैं? बुद्धि का, इंटेलिजेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर स्कूलिंग में हम बात करें, तो आपने सक्सेसफुल होना है या नहीं होगे, या जो भी सोशल एडजस्टमेंट है, अलग अलग चीज़ें, वो सारी किस पे ही डिपेंड करेंगी? बुद्धि पर डिपेंड करेंगी, है ना। तो ये जो इंटेलिजेंस वर्ड है, ये लैटिन वर्ड, आपको पता है मैक्सिमम जो वर्ड हैं वो लैटिन भाषा से आए हैं, है ना। तो इंटेलिजेंस भी किससे आया है? लैटिन वर्ड, जिसका जो लैटिन वर्ड क्या गया? इंटेलिगेट, विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग। आपने याद रखना है। अलग अलग मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको अलग अलग चीज़ें करवाई हैं कि कौन सा वर्ड जो है किस लैंग्वेज से आया है, उसका मीनिंग क्या है। तो आपको वो याद रखना है, एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है, इंटेलिगेट से आया, जो लैटिन वर्ड है, और उसका मतलब हो गया अंडरस्टैंड। ठीक है, नोट कर लो इसे। आपने ना नोट्स ज़रूर बना लेने हैं शॉर्ट में, कोई भी सब्जेक्ट है चाहे, क्योंकि वो नोट्स जो है ना, वो बहुत काम आते हैं लास्ट में जब फाइनल रिवीजन करना होता है। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, अलग अलग जो थिंकर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन आती है। जैसे कि एल्फ्रेड बिने का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने पहला मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो डेवलप किया था। तो ये क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी फॉर जजमेंट और कॉमन सेंस। ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या बोला? थॉर्नडाइक ने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है। इन्होंने बोला, इट डिफाइंस इंटेलिजेंस एज वंस कैपेसिटी टू डील इफेक्टिवली विद सिचुएशंस। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई भी सिचुएशन आए, इफेक्टिवली हम उसे जब सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या कहा? जीन पियाजे आपको पता है कैसे साइकोलॉजिस्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट है ना, सॉरी। तो इन्होंने क्या बोला? इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट द वंस सराउंडिंग। जो भी हमारी सराउंडिंग है, हमारे आसपास का वातावरण है, उसे अडेप्ट कर पाने की एबिलिटी को ही हम किसका नाम दे देते हैं? इंटेलिजेंस का। जैसे पीछे भी हमने बोला कि
हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे विदाउट इंटेलिजेंस। ओके, बर्ड ने क्या कहा, इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट, ये भी ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, वेशलर ने टेस्ट दिया है इंटेलिजेंस का, तो ये क्या कहते हैं, द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, इसे हम क्या बोल देंगे, इंटेलिजेंस कह देंगे। ठीक है, तो इंटेलिजेंस is defined as mental capability that involves the ability to reason, to plan, to solve problem, to think abstractly, to comprehend complex ideas, to learn quickly and to learn from experience। ये सब कुछ क्या आ जाता है, आपका इंटेलिजेंस में आ जाता है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ अकेडमिक्स तक नहीं है, इसमें अलग अलग चीज़ें आ जाती है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस इज़ नथिंग बट थिंकिंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू अडेप्ट टू एंड टू लर्न फ्रॉम लाइफ एवरीडे एक्सपीरियंस, ये क्या जाता है, बुद्धि आ जाता है, आपने याद रखना। यहाँ जो अलग अलग थिंकर्स के अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशंस बताई वो भी आपने याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषताओं, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इंटेलिजेंस क्या होगी, इनेट नेचर होता है। ठीक है, बाय बर्थ जो IQ आपको मिल जाएगा वही रहता है, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत स्टीडी चेंज आ सकता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो जन्मजात है ये। इट हेल्प्स द चाइल्ड इन मैक्सिमम लर्निंग इन मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये ज़्यादा से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में हेल्प करती है अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। द चाइल्ड इज़ एबल टू फोरसी द फ्यूचर एंड प्लान अकॉर्डिंगली, जैसे आप देख पाते हो कि भाई आगे मुझे ये करना है, इस तरह से करना है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर पाते हो। द चाइल्ड इज़ एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस सीखता है, जिसकी एडवांटेज बच्चे को मिलती है, तो ये बुद्धि की वजह से ही हो सकता है। तो मतलब अगर हम बोले ना कि इंटेलिजेंस वो सब कुछ है जिसकी वजह से आप सोचते हो, तो एक तरह की मेंटल एबिलिटी ही आएगी। ठीक है, तो ये सही गलत की पहचान करवाती है। इसकी जो डेवलपमेंट पीरियड है वो बर्थ से एडोलसेंस तक होता है, जैसे कि प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में हम बात करते हैं कि वो क्या करता है, लास्ट स्टेज तक, जो लास्ट फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है उस तक बच्चे की जो भी अलग अलग मेंटल एबिलिटीज़ या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की डेवलपमेंट होनी होती है वो हो जाती है। ठीक है, देयर इज़ ए माइनर डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है बट माइनर होता है, बहुत ड्रास्टिक नहीं होता। ठीक है, जैसे इनिशियल ईयर्स में लड़कियां ज़्यादा फास्ट या जल्दी उनका माइंड काम करता है, मतलब डेवलप होता है, लड़कों का थोड़ा बाद में होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है जेंडर की वजह से डिफरेंस। ठीक है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद रिगार्ड्स टू द इंटेलिजेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वही आ जाएंगे सारे। मोस्टली डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी बट ए स्टेबल इन्वायरमेंट नेसेसरी टू इम्प्रूव इट, जैसे मैंने बोला बाय हेरिडिटी इन्हें जन्मजात होती है बट इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जैसे डेवलपमेंट में हमें पता है हम दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, और आप किस तरह से डेवलप करते हो, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट इंटेलिजेंस के बारे में क्यों ना हो, इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटेलिजेंस थ्योरीज़ के बारे में। अब यहाँ पे मैं कोई डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी इंटेलिजेंस थ्योरीज़ को, अगर आपको डिटेल में ये सारी थ्योरीज़ पढ़नी है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारी एक बार करवा दूँगी। ठीक है, क्योंकि थ्योरी का भी पर्टिकुलर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज़ हैं, जैसे वन फैक्टर या यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कार्य सिद्धांत, जो किसने दिया था, बीने ने दिया था, है ना, अल्फ्रेड बीने, जो वही जिनके बारे में पीछे हमने बात की, डेफिनेशन के बारे में बात की, और साथ में ये भी बोला कि उन्होंने पहला मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था। नेक्स्ट आती है टू फैक्टर थ्योरी पूछे या थ्री फैक्टर थ्योरी पूछे, नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, एक का पहले दो कारक इन्होंने दिए थे बट फिर तीन कर दिए थे, और दो कारक कौन कौन से थे, जर्नल और स्पेसिफिक, जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में बात करते हैं। जी फैक्टर इन्होंने बोला ये हेरिडिटिकल होता है और एस फैक्टर इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, है ना। उसके बाद आती है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी में तीन फैक्टर्स आते हैं, नाम मल्टी है बट फैक्टर तीन ही है। ये किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक ने लर्निंग की थ्योरी भी दी है, पर्सनैलिटी की थ्योरी भी दी है, इंटेलिजेंस की थ्योरी भी की है। ठीक है, ये तीन फैक्टर कौन कौन से फैक्टर के बारे में बात करें, कंक्रीट इंटेलिजेंस के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट
कंक्रीट को मैकेनिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। और सोशल, सामाजिक मूर्त और अमूर्त, ये 3 इन्होंने कारक दिए हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने ये दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें शुरू में इन्होंने 7 फैक्टर दिए थे, फिर 8 दिए थे और बाद में 9 कर दिए, ठीक है। जो ये बोलते हैं कि ये सारे टाइप सभी में प्रेजेंट होते हैं, किसी में कम ज़्यादा हो सकता है, और जो भी फैक्टर बाकी के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा उस बच्चे को, उस पर्टिकुलर पर्सन को उसी तरह का इंटेलिजेंस माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी बहुत अच्छी है, फिजिकली बहुत फिट है, तो उसमें किस तरह की बुद्धि ज़्यादा होगी, वो बॉडीली काइनेस्थेटिक होगा, ठीक है। इस तरह उन्होंने अलग अलग टाइप के बारे में बात की। फिर आती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी में 7 प्राइमरी फैक्टर बताए थे थर्स्टर ने कि किसी भी पर्सन में प्रेजेंट होते, ठीक है। फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है, ठीक है। जिनमें 3 डायमेंशंस के बारे में ये बात करते हैं, जिसमें प्रोसेस आ जाता है, कंटेंट आ जाता है। प्रोसेस की ऑपरेशन एक ही बात है, कंटेंट हो गया एंड प्रोडक्ट हो गया। ये 3 डायमेंशन इन्होंने दी थी, ठीक है। ये सारी जो अभी तक हमने थ्योरीज़ के बारे में बात की, ये सारी फैक्टर्स के बारे में बात करती हैं। बट ये जो अगली थ्योरी है ट्रायर्किक थ्योरी, जिसे स्टर्नबर्ग ने दिया है, ये प्रोसेस थ्योरी है। और ट्रायर्किक इसलिए नाम दे दिया कि इसकी 3 सब थ्योरीज आती हैं, क्रिएटिव, एनालिटिकल एंड कंटेक्चुअल, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये इंटेलिजेंस जो है वो फैक्टर्स नहीं होंगे कुछ, मतलब इतना आसानी ऐसे समझना कि फैक्टर्स में डिवाइड कर दो, नहीं। जो इंटेलिजेंस है वो एक प्रोसेस की फॉर्म में होती है। तो अगर ये सारी थ्योरीज आप डिटेल में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं सारी अच्छे से आपको करवा दूँगी। नेक्स्ट बात करते हैं आईक्यू क्लासिफिकेशन के बारे में। टर्मर ने आईक्यू क्लासिफिकेशन दी थी, जिसमें उन्होंने बोला कि 140 और अबव का जो बच्चा है उसे जीनियस कहेंगे। 120 से 139 के बीच जिसका आईक्यू होगा वो वेरी सुपीरियर होगा। 110 से 119 वाला सुपीरियर। 90 से 109 वाला एवरेज या नॉर्मल, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद वाले डल या बॉर्डर लाइन कह देते हैं, या बिलो एवरेज। उसके बाद वाले फिबल माइंडेड होते हैं। देन मोरोन, इम्बेसाइल एंड इडियट, ठीक है। आपने याद रखना है जो बिलो 70 आईक्यू है उसको, उसकी मतलब इससे भी कम आईक्यू होगा तो कोई ना कोई मेंटल रिटार्डेशन होगी। अगर डायरेक्टली आपसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बिलो 70 वाले जो बच्चे हैं आईक्यू जिनका बिलो 70, उन्हें क्या कहेंगे, तो मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं। बट ये अलग अलग भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है आईक्यू फार्मूला। आईक्यू फार्मूला आपने याद रखना है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। पढ़ा होगा आपने, मैथमेटिकल फॉर्म में दे दे तो पुट करना है, सिंपली सॉल्व करना है इसको, ओके। बाकी अगर डिटेल में आपने इंटेलिजेंस वाला टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट कर देना, जिसमें हम फिर इसके अलग अलग टेस्ट आते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो किससे, लैटिन वर्ड पर्सोना से आया, जिसका मतलब होता है मास्क, मुखौटा, है ना। तो शाब्दिक तरीके से अगर बात करें तो मतलब बाहर से आप कैसे दिखते हो, कैसी अपीयरेंस है आपकी, उसे हम पर्सनैलिटी का नाम दे देते हैं। बट पर्सनैलिटी सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी होती है, ठीक है। इसकी भी अलग अलग थ्योरीज आती हैं, और इसकी थ्योरीज अगर आपको पढ़नी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, कमेंट में भी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। सिगमंड फ्राइड जो हैं उनको बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया अपने टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, मतलब साइकोलॉजिस्ट होने के साथ न्यूरोलॉजिस्ट भी थे। तो मतलब माइंड के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। इन्होंने बोला कि जो पर्सनैलिटी है उसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। इदम, अहम और पराहम, ठीक है। जो ईड है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्लेजर, आनंद के सिद्धांत पर। ईगो जो है रियलिटी, वास्तविकता के सिद्धांत पर। और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी, नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। और इन्होंने बोला कि हमारा जो माइंड है एक आइसबर्ग की तरह होता है। आइसबर्ग आपने देखा होगा ना, इस तरीके से, मतलब बाहर बहुत कम हिस्सा दिखाई देता है और नीचे काफ़ी ज़्यादा डूबा हुआ होता है, ये पानी के अंदर, समंदर में होता है आइसबर्ग, है ना। तो आइसबर्ग की तरह क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वो 90% है, जबकि कॉन्शियस जो टिप है आइसबर्ग की, है ना, वो सिर्फ 10% होता है,
ठीक है, मतलब ये 10% है हमारा कॉन्शियस माइंड और बाकी अनकॉन्शियस माइंड 90% है। कॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं? जागृत अवस्था है, चेतन मन है, जैसे जागृत अवस्था है अभी आपकी। बट अनकॉन्शियस माइंड जो है, मतलब आप बचपन से लेके आज तक आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, आगे होंगी, वो सारी की सारी आगे अनकॉन्शियस माइंड में रहने वाली हैं। ठीक है, तो हमारी जो जागृत अवस्था है सिर्फ 10% मैक्सिमम, आपने सुना होगा ना, हमारा दिमाग मैक्सिमम जो काम किया वो 10% ही है, उससे ज़्यादा नहीं अभी तक हमारा दिमाग काम कर पाया। तो सोचो अगर 10% से हमने इतनी चीज़ें करी हैं, तो आगे पूरा अगर इसको यूज़ कर लें हम, तो या कॉन्शियस अवस्था में आ जाए तो कितना कुछ चीज़ें कर सकता है हमारा दिमाग, बहुत ही पावरफुल है ना। अब पर्सनैलिटी की वजह से मैंने कहा कि अलग अलग थ्योरीज़ आती हैं पर्सनैलिटी की। जितनी भी अलग अलग थ्योरीज़ हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं, उन्होंने 3 बेसिस पे दी हैं: सोशोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, सोशोलॉजिकल में सोसाइटी से रिलेट किया है, सोशल जो ट्रेड्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल में बॉडी से रिलेट किया है, ठीक है, जैसे शेल्डन वगैरह ने किया। और साइकोलॉजिकल में माइंड से रिलेट किया हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग बेसिस पे अलग अलग थ्योरीज दी हैं। जैसे सिगमंड फ्राइड की थ्योरी आ जाती है, शेल्डन की थ्योरी आ जाती है, कार्ल जंग का आ जाता है। सभी ने इन तीनों के बेसिस पे पर थ्योरीज दी हैं। तो वो अगर आपको पढ़नी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वो अच्छे से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो टॉपिक रखा गया है वो पर्टिकुलरली है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति है, तो किस तरह से ये अलग अलग ट्रेड, चाहे वो पर्सनैलिटी है या इंटेलिजेंस है, बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। ये वेरिएबल्स आ जाते हैं ना इन्फ्लुएंस करने के, हर एक इंडिविजुअल को जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपकी बुद्धि ज़्यादा है, कम है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, है ना, किस तरह के पर्सन हो आप, वो सारी चीज़ें क्या करेंगी किसी भी इंडिविजुअल को की ओवरऑल पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल आ जाता है। मतलब एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए कि सबकी बुद्धि अलग है, सबकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व अलग है। ऐसे ही हम क्रिएटिविटी और बाकी वेरिएबल्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरे थोड़ी वॉइस में आज प्रॉब्लम है। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।